हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोग ने आर्टिकल 12 को विस्तार से देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 13 में क्या क्या उल्लेख किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में 4 सब क्लॉज हैं। आर्टिकल 13 इसमें 4 सब क्लॉज है। 13(1), 13(2), इसे सब क्लॉज बोलते हैं 1-2 को। ये 13(3) हो गया, 13(4) हो गया। तो ये आपको जो मेंस की एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसका हम लोग आने वाले लेक्चर्स में बहुत प्रयोग करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे हम लोग GS2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। GS2 के साथ साथ जितना भी पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल होगा उसे भी हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज देखते हैं, पहले हम लोग 13(1) से शुरुआत करते हैं। तो 13(1) में क्या कहा गया है, इधर हम लोग 13(1) डिस्कस करेंगे और इधर 13(2) को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 13(1) में क्या कहा गया है कि मौलिक अधिकारों व इसे वर्सेस कर लेते हैं, संविधान पूर्व विधि के बीच टकराव होने पर मौलिक अधिकार संविधान पूर्व विधि को ढक लेंगे। मौलिक अधिकार संविधान पूर्व विधि को ढक लेंगे। अब ढक लेंगे, इसका क्या मतलब है? इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? इस सिद्धांत को कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। अभी हम लोग इसे लिख लेते हैं, फिर बाद में हम लोग इसे हटा देंगे यहाँ से। आच्छादन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्लिप्स। तो ये हो गया हमारा 13(1). में क्या बताया गया कि मौलिक अधिकार व संविधान पूर्व विधि। यहाँ पे याद रखिए, संविधान पूर्व विधि, संविधान के लागू होने के पूर्व की विधि, इनके बीच यदि टकराव होता है तो मौलिक अधिकार संविधान पूर्व विधि को ढक लेंगे। इसे आप लोग एग्जाम्पल से समझिए। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? आच्छादन का सिद्धांत। ये हो गया मौलिक अधिकार और ये हो गया संविधान पूर्व विधि। यदि मौलिक अधिकार व संविधान पूर्व विधि के बीच टकराव होता है तो ये मौलिक अधिकार नामक जो कपड़ा है ये संविधान पूर्व विधि को ढक लेगा। ढकने का मतलब ये अभी विधि समाप्त नहीं हुई है, सिर्फ अप्रभावी हुई है। इसे मौलिक अधिकारों ने ढक लिया। जैसे ही मौलिक अधिकार समाप्त होंगे ये विधि पुनः प्रभावित हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आच्छादन का सिद्धांत क्या है कि ये मौलिक अधिकार हो गया और ये संविधान पूर्व विधि हो गई। मौलिक अधिकार संविधान पूर्व विधि को ढक लेंगे। अभी ये विधि समाप्त नहीं हुई, जैसे ही मौलिक अधिकार समाप्त होंगे ये विधि पुनः प्रभावी हो जाएगी। तो इस सिद्धांत को आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। इसे गाइस इतने अच्छे ढंग से कोई नहीं समझा सकता जिस तरह से इस चैनल पे हम लोग पॉलिटी पढ़ाते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये हो गया आच्छादन का सिद्धांत। अब आते हैं हम लोग 13(2) पे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि MCQ में कि आच्छादन का सिद्धांत किस आर्टिकल से संबंधित है। तो ये IAS के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आच्छादन का सिद्धांत। और अब जैसे PCS में भी ट्रेंड बदल रहा है तो PCS में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आच्छादन का सिद्धांत किस आर्टिकल से संबंधित है। तो अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 13(2) पे। और यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, संविधान पूर्व विधि बोला गया, यानी संविधान के लागू होने के पूर्व की विधि व मौलिक अधिकारों के बीच यदि कोई टकराव होता है तो मौलिक अधिकार संविधान पूर्व विधि को ढक लेंगे और जैसे ही जो मौलिक अधिकार समाप्त होंगे संविधान पूर्व विधि पुनः प्रभावी हो जाएगी। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं 13(2) पे। 13(2) पे क्या है कि मौलिक अधिकार व संविधान लागू होने के बाद की विधि, संविधान लागू होने के बाद की विधि, यदि इनके बीच कोई टकराव होता है, बात की विधि बोलिए या कानून बोलिए, यदि इनके बीच कोई टकराव होता है
तो उस विधि को शून्य घोषित कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा, मतलब वो विधि समाप्त हो जाएगी। यदि मौलिक अधिकार व संविधान के लागू होने के बाद की विधि के बीच यदि कोई टकराव होता है तो इस विधि को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, और दूसरा क्या होता है, दूसरा इसमें ये भी एक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय भी अपने एक सिद्धांत को परिभाषित किया है। तो उस सिद्धांत को देखते हैं कि यदि मौलिक अधिकार, यदि किसी विधि का कोई प्रावधान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, यदि किसी विधि का कोई प्रावधान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो विधि के उसी भाग को शून्य घोषित किया जाएगा। जैसे विधि में बहुत सारे प्रावधान होते हैं, यदि किसी विधि का कोई एक भाग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता तो विधि के उसी प्रावधान को शून्य घोषित किया जाएगा, पूरी विधि को शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। तो इसमें ये देखिए, ये विधि हो गई। विधि में जैसे बहुत सारे प्रावधान होते हैं, ये मान लीजिए पहला प्रावधान है, ये सेकंड प्रावधान है, ये थर्ड प्रावधान है और ये फोर्थ प्रावधान है। मान लीजिए कि ये सेकंड जो प्रावधान है ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो केवल इस भाग को शून्य घोषित किया जाएगा, इसे समाप्त कर दिया जाएगा, पूरी विधि लागू रहेगी। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, पृथक्करण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेबिलिटी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में अपना ये इस सिद्धांत को परिभाषित किया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पृथक्करण का सिद्धांत किस आर्टिकल से संबंधित है, 13(1), 13(2), 13(3), 13(4), तो आपको किस आंसर पर टिक करना है, 13(2). और ये संविधान लागू होने की बाद की विधि व मौलिक अधिकारों के बीच टकराव से संबंधित ये आर्टिकल है। और यहाँ पे क्या है, संविधान लागू होने की पूर्व की विधि व मौलिक अधिकारों के बीच टकराव होने पे, और यहाँ पे क्या है, संविधान लागू होने के बाद की विधि व मौलिक अधिकारों के बीच टकराव होने पर उस विधि को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। और जो पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है कि मौलिक अधिकारों व विधि के किसी एक प्रावधान, जैसे समझिए विधि का कोई एक प्रावधान है वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो पूरी विधि को शून्य घोषित नहीं किया जाएगा, तो केवल विधि के उसी भाग को शून्य घोषित किया जाएगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, पृथक्करण का सिद्धांत। जैसे इस केस में सेकंड जो प्रावधान है, यदि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो इस प्रावधान को शून्य घोषित कर दिया जाएगा, पूरी विधि को शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। इसे कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। तो ये हो गया आपका 13(2) आर्टिकल कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग 13(3). 13(3) पे आते हैं गाइस। थर्टीन थ्री में विधि को परिभाषित किया गया है। ये 13(3) इधर देखेंगे, 13(4) इधर देख लेंगे। 13(3) में क्या है, इसको सब क्लॉज बोलते हैं गाइस, और इधर 13(4) सब क्लॉज। 13(3) में विधि को परिभाषित किया गया है, विधि को परिभाषित किया गया है। तो विधि के अंतर्गत क्या क्या आते हैं वो देख लेते हैं। विधि में साधारण विधि आती है, साधारण विधि जो हम लोग अभी विधि बात कर रहे थे, तो अब 13(3) में विधि को भी परिभाषित किया गया है, तो उसे देखते हैं। साधारण विधि आती है इसमें, और इधर अध्यादेश आता है, और इधर प्रथा आती है, और एक अधिसूचना आती है। तो ये सब हमारे विधि के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो विधि के अंतर्गत ये सब चीज़ें शामिल होती हैं, अध्यादेश, साधारण विधि, प्रथा, अधिसूचना। अर्थात इनका मतलब क्या है कि इन सब पे आर्टिकल 13(1) लागू होगा, 13(2) लागू होगा। यदि इनमें से कोई भी जो भी विधि है या अध्यादेश है, प्रथा है, अधिसूचना, यदि इनमें से कोई भी जो विधि के अंतर्गत आती हैं, यदि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो इन्हें शून्य घोषित किया जा सकता है। इन पे आर्टिकल 13(1) लागू होगा, इन पे 13(2) लागू होगा, और इन पे 13(1) भी लागू होगा। तो इसको आपको समझ में आना चाहिए।
और इसमें याद रखिए कि विधि में संविधान संशोधन शामिल नहीं होता है। अब क्यों शामिल नहीं होता है तो इसे हम लोग 13(4) में देखेंगे कि संविधान संशोधन शामिल क्यों नहीं होता है ये, और संविधान संशोधन शामिल नहीं होता है तो इस पर 13(1) भी लागू नहीं होगा, 13(2) भी लागू नहीं होगा, ना 13(1) लागू होगा, क्योंकि ये विधि के अंतर्गत नहीं आता है। क्यों नहीं आता है उसे हम लोग 13(4) में देखेंगे कि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत क्यों नहीं आता है। तो इसे आप लोग डायग्राम से नोट कर लीजिए। आप गाइस आप लोग भी ऐसे नोट्स बनाएंगे तो आपको पॉलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, और ऐसे ही अन्य सब्जेक्ट के नोट्स बनाइए तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं कि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत क्यों नहीं आता है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसे हटा देते हैं। तो 13(4) में क्या है गाइस, 24 संविधान संशोधन द्वारा इस आर्टिकल को जोड़ा गया था। 24 संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो आप याद कैसे करेंगे, 4 से 4 हो गया और 4 का आधा कर दीजिए तो ये 2 हो गया। तो ये हो गया 24 संविधान संशोधन द्वारा 13(4) को जोड़ा गया। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया था इस संशोधन के द्वारा कि जो इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि संविधान संशोधन विधि आर्टिकल 13(3) से बाहर है। 13(3) से बाहर है, इसका मतलब क्या है, जो भी संविधान संशोधन होगा वो आर्टिकल 13(3) के अंतर्गत नहीं आएगा। अर्थात फिर ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत आएगा। 368 के अंतर्गत आएगा। तो जब ये संविधान संशोधन आर्टिकल 13(3) के अंतर्गत नहीं आ रहा है तो इस पे जो भी संविधान संशोधन होगा उस पे ना तो 13(1) लागू होगा ना तो 13(2) लागू होगा, क्योंकि संविधान संशोधन इसके अंतर्गत आ नहीं रहा है, इसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन आ नहीं रहा है। ये किसके द्वारा प्रावधान किया गया है, ये 24 संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि संविधान संशोधन विधि आर्टिकल 13(3) से बाहर है, पृथक है। तो इस पे ना तो 13(1) लागू होगा ना तो 13(2) लागू होगा। तो जब ना तो 13(1) लागू हो रहा है ना 13(2) लागू हो रहा है तो संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। क्यों परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि जो संविधान संशोधन विधि वो 13(3) से बाहर है, और 13(3) से जो आर्टिकल 13(3) से बाहर होने के कारण ना तो संविधान संशोधन पे ना तो आर्टिकल 13(1) लागू होगा ना तो 13(2) लागू होगा, जिस कारण संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल 13(4) में क्या प्रावधान है। तो इसको कब जोड़ा गया था, 24 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और इसमें ये कहा गया था कि जो संविधान संशोधन है वो 13(3) में विधि को परिभाषित किया गया, उससे ये आर्टिकल बाहर है, जिस कारण, और ये किसके अंतर्गत आता है, ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। इसलिए संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि ये 13(3) से बाहर है, इस पे ना तो 13(1) लागू होगा ना 13(2) लागू होगा, इसलिए संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। आप लोग यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे साधारण विधि होगी, अध्यादेश हो गया, प्रथा हो गई, इनके द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन पे 13(1) भी लागू होगा, इन पे 13(2) भी लागू होगा, और यहाँ पे ना तो 13(1) लागू हो रहा है ना तो 13(2) लागू हो रहा है। क्यों नहीं लागू हो रहा है, क्योंकि ये 13(3) से बाहर है। तो ये आर्टिकल हो गया 13(1), 2, 13(3), 13(4 हम लोग ने विस्तार से समझा। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मेंस आपको एग्जाम देना है तो वहाँ पे आपको इस आर्टिकल का बहुत बार प्रयोग करना पड़ेगा।
तो ये आज हम लोग ने आर्टिकल 13, 1, 2, 3, 4 को विस्तार से समझा। कल हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस।